Good morning, students. I welcome you all to CATG's online class. Today we are studying surface chemistry and it is lecture number 9. बच्चों, पिछले क्लास में हमने यहां तक पढ़ा था कि कोलाइडल के कितने टाइप्स होते हैं। याद आ रहा है? पहले तो अलग अलग तरीके से हम लोग क्लासिफाई करना सीखे थे कोलाइडल को, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट के आधार पर। उसके बाद हमने सीखा था कि डिस्पर्सन मीडियम के नेम के आधार पर, जैसे डिस्पर्सन मीडियम अगर वाटर है तो एक्वासॉल, अल्कोहल है तो एल्कोसॉल, इस तरीके से। फिर देखा था हम लोग कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम का आपस में इंटरेक्शन कैसा है। उस तरीके से दो टाइप के थे, लायोफिलिक, लायोफोबिक। और फिर हमने देखा था कि डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल किस तरीके से आपस में जुड़े रहते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर है या मैक्रो मॉलिक्यूलर है या एसोसिएटेड कोलाइड है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन। कैसे बनाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, एक सवाल मन में आ सकता है कि ट्रू सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, कोलाइडल कैसे बनाते हैं और सस्पेंशन कैसे बनाते हैं। तो बात तो तीनों के बारे में करना चाहिए आइडियली, सिर्फ कोलाइडल के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्या चैप्टर में यही पढ़ना है इसलिए बात कर रहे हैं? नहीं, एक और रीजन है कि ट्रू सॉल्यूशन को बनाने के लिए कोई स्पेशल मेथड हमको लगता ही नहीं है। जैसे शुगर को अगर तुम पानी में मिलाओगे तो क्या तुम्हें कुछ स्पेशल मेथड अप्लाई करना है कि शुगर पानी में घुल जाए? नहीं, तुम शुगर को पानी में डाल के छोड़ दो, एक दिन रहने दो किचन में पड़ा हुआ, अगले दिन आओगे देखोगे शुगर पानी में अपने आप घुल गया है और सोल्यूशन तैयार है। हाँ, कई बार हम लोग प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए उसको एजिटेट करते हैं या शुगर को क्रश करके पाउडर बना के डालते हैं, वो अलग बात है, वो प्रोसेस को स्पीड अप करने का तरीका है। पर शुगर सोल्यूशन बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, शुगर पानी मिला दो, छोड़ दो, एक दिन में अपने आप बन जाएगा। वैसे ही सस्पेंशन तो कभी बनता ही नहीं, एक तरह से सोल्यूशन तो बन ही नहीं पाता है। जैसे पानी में सैंड डाल दिए तो कभी मिक्स हो ही नहीं पाता है थॉरली। तो सस्पेंशन तो बनाने वाली बात ही नहीं करनी है, क्योंकि वो कभी भी सोल्यूशन का एक्चुअल रूप लेता ही नहीं। ट्रू सोल्यूशन अपने आप बन ही जाता है। कोलाइडल सोल्यूशन अपने आप नहीं बनता है, लेकिन इसको बनाया जा सकता है। ट्रू सोल्यूशन अपने आप बन जाता है। सस्पेंशन को बनाया ही नहीं जा सकता है कभी एक्चुअल सोल्यूशन जैसा, लेकिन ये अपने आप तो नहीं बनता है, लेकिन बनाया जा सकता है। तो इसमें भी देखो, कोलाइडल सॉल्यूशन में भी लायोफिलिक सॉल्यूशन बनाना आसान है, वो अपने आप बन जाता है, उसके लिए आपको मेहनत नहीं करना है। जैसे साबुन का जो सॉल्यूशन बनता है वो लायोफिलिक होता है, मतलब साबुन का वाटर के मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन होता है। तो साबुन को सॉल्यूशन बनाने के लिए तुमको साबुन को या सर्फ को बस डाल दो, पानी में छोड़ दो, 3-4 घंटे या 2 घंटे में देखोगे सर्फ पूरा पानी में यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया, कोलाइडल सॉल्यूशन बन चुका है। तुम्हें और कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। लेकिन कई बार हमें, तुम्हारे पास टाइम कम होता है तो हम सर्फ डाल करके या साबुन डाल के पानी में, सर्फ ही डालते हैं जनरली, उसको एजिटेट करते हैं, उसको हिलाते हैं ताकि वो आसानी से जल्दी बन जाए। बन तो अपने आप ही जाता है, जल्दी बनाने के लिए हम लोग अपना थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं। तो देखो, जो लायोफिलिक सोल्यूशन होता है ना, जब सॉल्वेंट सोल्यूट का इंटरेक्शन है तब वो आसानी से बन जाता है। आपको जिन दो चीजों का सोल्यूशन बनाना है उसको ऐड कर दो आपस में, ठीक है। तो लिख लो, नो स्पेशल मेथड इज रिक्वायर्ड, नो स्पेशल मेथड इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, प्रेप मतलब प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्व। लायोफिलिक सॉल्व के प्रिपरेशन के लिए कोई स्पेशल मेथड का जरूरत नहीं है। हाँ, लायोफोबिक सॉल्व के प्रिपरेशन के लिए स्पेशल मेथड का जरूरत है बच्चों। तो अब इसके नीचे हेडिंग डालोगे, प्रिपरेशन ऑफ
लायोफोबिक सॉल, प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल। कोई दिक्कत? चलो इसमें पहला हेडिंग डालोगे केमिकल मेथड। केमिकल मेथड का मतलब ऐसा तरीका जिसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो। ठीक है, जैसे तुम अगर AS2O3 को AS क्या है? आर्सेनिक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक। AS2O3 को अगर तुम पानी में डाल दोगे ना, क्या बनता है यहां से? AS2O3 प्लस वाटर में अगर तुम डालोगे, सॉरी वाटर पानी में नहीं, H2S में, सॉरी वाटर नहीं, H2S में डालोगे, क्या बनता है? यहां से बनता है AS2S3 प्लस H2O। तुम बोलोगे इस रिएक्शन में ऐसा क्या खास बात है जो कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर जाता है? तो देखो होता क्या है, तुम ऐसे इमेजिन करो कि एक कंटेनर के अंदर तुमने दो रिएक्टेंट डाल दिया, पानी डाल दिया, सॉरी पानी तो बन जाएगा अपने आप, सॉरी पानी अपने आप बन जाएगा, तुम्हें एक्स्ट्रा पानी का जरूरत हो बाद में तो डाल भी सकते हो, लेकिन एक कंटेनर के अंदर तुमने H2S डाल दिया, H2S लिक्विड डाल दिया, ठीक है ना? H2S जनरली गैसियस स्टेट में पाया जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, लेकिन इसको तुम ठंडा करके लिक्विड बना सकते हो या फिर इसका एक्वस सॉल्यूशन ले सकते हो। इसके अंदर तुमने डाल दिया एक्वस H2S, ठीक है, और उसमें तुमने ऊपर से ऐड किया क्या? AS2O3। AS2O3 सॉलिड होता है, ध्यान रखना। तो देखो AS2O3 बड़ा सा सॉलिड, इतना बड़ा सॉलिड का टुकड़ा लिए तुम पानी में डाल दिए, इसके अंदर बनना है कोलाइडल। क्या बनना है? कोलाइडल। तो हो क्या रहा है कि जो बड़ा सा सॉलिड है उसको तुम पानी में डाल दिए, तब सॉलिड जैसे इतना बड़ा सॉलिड था, मान लो इतना बड़ा सॉलिड कुछ था, उसको तुमने पानी में डाल दिया। अब होगा क्या? सॉलिड का एक टुकड़ा किसी एक कॉर्नर से एक H2S से रिएक्शन कर जाएगा, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएंगे। H2S पानी के अंदर है और सॉलिड का एक टुकड़ा टूट करके रिएक्शन कर लिया, तो जो रिएक्शन किया और ये बन गया AS2S3। तो जो AS2S3 है ये भी पानी में घुलनशील नहीं होता, यानी कि इसका भी क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट बनेगा। लेकिन तुम सोचो प्रेसिपिटेट मतलब ये नहीं कि ये जो सॉलिड है ये भी पानी में घुल नहीं रहा, ये भी पानी में सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे देखो इसका जो बन रहा है, इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है वो अलग अलग जगह पे हो रहा है। एक दाना, एक छोटा सा दाना यहां बन गया, या एक छोटा सा पार्टिकल इसका यहां बन गया, एक छोटा सा पार्टिकल यहां बन गया। तो ये जितने पार्टिकल बन रहे हैं S2S3 के, ये पार्टिकल एक साथ जमा होकर के एक लंप नहीं बना रहे हैं, एक गोला नहीं बना रहे हैं, आटे के गोले जैसा नहीं बना रहे हैं। ये पार्टिकल अलग अलग जगह बन रहा है। तो तुमको होगा क्या कि थोड़ी देर के बाद तुम्हारे पास इस सोल्यूशन में छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे AS2S3 के, अलग अलग जगह पर। कोई यहां बन गया, एक पार्टिकल इधर बना, कोई इधर बना, कोई इधर बना, अलग अलग जगह पर ये पार्टिकल बन गए। अच्छा, अगर कोई ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर दे कि सबको जोड़ करके साथ जमा कर दे, तो ये भी हो सकता है कि ये सबको जोड़ दोगे तो सब एक बड़ा सा सॉलिड बन जाएगा और फिर वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ, अभी ये अलग अलग कॉर्नर पे अलग अलग जगह पे बने हैं। ये जो अलग अलग इंडिविजुअल पार्टिकल है ये पानी में घुलता तो नहीं है, इसका मतलब क्या? ये अपना सॉलिड फॉर्म लिए हुए है, ये एक्वस सॉल्यूशन में नहीं गया है, मतलब उसका एक्वस सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बना है, मतलब ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं बना है। अगर यहीं पर NaCl जैसा कोई कंपाउंड बना होता तो वो ट्रू सॉल्यूशन बना लेता, पर ये पानी में नहीं घुलता है, ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाया है। इसके जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो पानी में इधर उधर जो जहां बने हैं वहीं पर पड़े रहेंगे या वहां से घूमते फिरते रहेंगे आपस में। क्लियर है ना? लेकिन वो अपना जो सॉलिड जैसा आइडेंटिटी है, वो अपना जो एक पर्टिकुलर टुकड़ा है वो अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। उसका साइज जो भी है नैनोमीटर रेंज में, वो अपने ही रेंज में रहेगा। वो NaCl जैसा दो पार्ट में Na प्लस और Cl माइनस में नहीं टूटेगा एक एक टुकड़ा। ये यहां तुम बोल सकते हो कि सल्फर 2 माइनस और AS3 प्लस, तो AS3 प्लस और S2 माइनस में टूटेगा नहीं ये पार्ट, ये जो बना है, ये एक जो
पार्टिकल बना वो दो पार्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये एक एक पार्टिकल अलग 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 जगह पर रहेंगे और फाइनली जो ये सोल्यूशन तुम्हें दिखाई देगा ये सोल्यूशन रहेगा लायोफोबिक सॉल्ट। ठीक है बच्चों, तो केमिकल मेथड में इस तरीके से बनता है सॉल्ट। जैसे एक और एग्जांपल तुम्हें देते हैं, ऊपर में मिटा दे रहा है, SO2 प्लस H2S, यहां से बन जाएगा सल्फर प्लस H2O। अब ये जो सल्फर है, ठीक है ना, ये जो सल्फर है इसके कई सारे एटम्स एक साथ जुड़े रहेंगे, तो ये सल्फर भी पानी में नहीं घुलता है, ये भी है सॉलिड, या फिर बोल सकते हो प्रेसिपिटेट है। ये सल्फर भी पानी में डिजोल्व नहीं होता है, तो रिएक्टेंट खर्च हो गया। ये जो पानी है इसके अंदर सल्फर घुलेगा नहीं, सल्फर घुलेगा तो नहीं, तो क्या होगा, होगा ये कि ये जो प्रेसिपिटेट सल्फर बना है, ये सभी सल्फर के एटम्स एक साथ जुड़ करके एक सॉलिड नहीं बना लेंगे। ये जो सल्फर बना है ये अलग अलग, जैसे देखो H2S एक्वस सॉल्यूशन तुमने ले लिया, तो जो H2S एक्वस सॉल्यूशन है ये तो मान लो अलग अलग जगह पर इसके अंदर H2S होंगे, यहां पर एक मॉलिक्यूल H2S का, यहां पर एक मॉलिक्यूल है, एक यहां पर, 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 एक यहां, यहां, इस तरीके से अलग अलग जगह पर H2S के अलग अलग मॉलिक्यूल है। और तुम उसमें SO2 गैस पास कराए, SO2 तो गैसियस स्टेट में होता है, तो SO2 गैस पास कराए तो SO2 गैस पूरा का पूरा ये हर एक ही जगह तो जाएगा नहीं, कुछ मॉलिक्यूल यहां पर चला गया, कुछ मॉलिक्यूल इसके बगल में यहां आ गया, कुछ मॉलिक्यूल यहां पर आ गया, तो ये दो मॉलिक्यूल मिलकर के एक सल्फर के मॉलिक्यूल बना लिए, ये दो रिएक्शन किया आपस में, फिर एक सल्फर बना लिए इस तरीके से, फिर यहां पर एक सल्फर बन गया। तो ये जो सल्फर के बने हैं अलग अलग जगह पर बने हैं पार्टिकल, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि जो दो तीन पार्टिकल नजदीक रहेंगे ये आपस में वंडरवाल फोर्स लगा करके मल्टी मॉलिकुलर बन जाएंगे। फिर यहां पर तीन पार्टिकल नजदीक हैं, ये आपस में वंडरवाल फोर्स मिला लगा करके मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड बन जाएंगे। क्या आ रहा है तुम्हें मल्टी मॉलिकुलर का, कि कुछ कुछ मॉलिक्यूल 4 5 6 मॉलिक्यूल गुच्छा बना लेते हैं, क्योंकि पानी से इनका इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए ये आपस में नजदीक नजदीक वाले मॉलिक्यूल इंटरेक्शन करके बना लेंगे। लेकिन अब तुम सोचो अगर सभी लोग एक साथ जुड़ जाएं, सारे सल्फर जितने बने सब एक साथ जुड़ जाएं, ये बड़ा सा सॉलिड बन जाएगा और वो सॉलिड प्रेसिपिटेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अलग अलग जगह पर बनता है। अब देखो दिक्कत एक ये है कि कभी न कभी ऐसा हो सकता है कि सारे पार्टिकल एक साथ जुड़ जाएं, ऐसा हो सकता है। जब ऐसा होगा तो बोलेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। इसीलिए कोलाइडल सॉल्यूशन जो बनता है, बना तो लिए पर ये बना हुआ रह जाए इनफाइनाइट टाइम के लिए बड़ा मुश्किल है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन बना हुआ रहे इसके लिए हमें स्पेशल तरीके से स्पेशल अरेंजमेंट में इनको रखना पड़ता है, या फिर टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ उपाय लगाना पड़ता है कि ये सारे पार्टिकल एक साथ जुड़ न जाएं। ठीक है, तो ये इस तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस ये दो रिएक्शन याद करना है, सल्फर सॉल्ट बनाने का ये रिएक्शन, और ये इसका नाम है आर्सेनस सल्फाइड, ARSENIUS, आर्सेनस सल्फाइड। ठीक है, आर्सेनस सल्फाइड। तो इस तरीके से तुमने यहां पर दो टाइप के सॉल्ट बना लिए, सल्फर के सॉल्ट और आर्सेनस सल्फाइड के सॉल्ट, केमिकल मेथड से, यानी केमिकल रिएक्शन को यूज करके। दूसरा तरीका है, इसको ये बच्चों लिख लो तो हम मिटा देंगे इसको। दूसरा मेथड है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन या डिकम्पोजिशन, डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिग्स आर्क मेथड। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिग्स
आर्क मेथड, ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं। इसका कैसे है देखो, इसके लिए हम लोग एक कंटेनर लेते हैं जिसमें वाटर भरा हुआ है। इस कंटेनर का वॉल जो है वो इस तरीके से रहता है, थोड़ा सा अच्छे से बना दें वॉल कंटेनर का। ठीक है, ये जो कंटेनर का वॉल है, इस वॉल के अंदर आइस का जैकेटिंग होता है। आइस का जैकेटिंग मतलब इसके अंदर आइस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है इधर? आइस। तुम लोग भी ऐसे ही सुंदर सा डायग्राम बनाओगे ताकि कॉपी भी देखने में सुंदर लगे, तुम्हें याद भी आसानी से हो जाए। आइस की जैकेटिंग इसके अंदर, ठीक है बच्चों। और इस कंटेनर में इधर भरा हुआ है वाटर। क्या भरा हुआ है? H2O। अब नाम क्या है? इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, यानी इलेक्ट्रिसिटी यूज करो। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने क्या किया, दो प्लेट यूज कर लिया, एक कैथोड और एक एनोड। तो ये कैथोड और एनोड हमने यूज कर लिया, ठीक है। अब तुम बोलोगे वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास तो करता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। तो हमें करना क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी करंट तो फ्लो नहीं करेगा, लेकिन तुमने सुना होगा बचपन में कि वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है, तो थोड़ा सा नींबू वगैरह का रस डाल देते हैं, उसमें एसिड होता है और एसिड H प्लस जनरेट करता है, और जो H प्लस है वो तो आयन जैसा है, चार्ज है, तो वो जब चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर देगा। लेकिन वो सब नहीं करना है आपको। हम चाहते नहीं कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो। हम क्या करते हैं कि ये जो दो इसका टर्मिनल है नीचे वाला, इस दोनों को बढ़ा करके एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं। ठीक है बच्चों, इस दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं। लेकिन जब इनको कांटेक्ट में लाते हैं तो पूरा फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है इस दोनों के बीच में। कांटेक्ट मतलब नजदीक आ गया है, बहुत नजदीक आ गया है, लेकिन फिजिकल कांटेक्ट दोनों के बीच में नहीं हुआ है। तब देखो क्या है कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल है यहां पर नेगेटिवली चार्ज है, देखो नेगेटिव चार्ज, और इधर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। कोई दिक्कत? तो यहां पर क्या है, इस जगह पर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जमा हो गया है, और यहां पर बहुत पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी ये चाहता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाए। यहां पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, किसने सप्लाई किया? बैटरी ने। वोल्टेज बढ़ा दो, जितना वोल्टेज बढ़ा दोगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो जाएगा। 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट का बैटरी ले लो। बैटरी मतलब इलेक्ट्रिसिटी ले लो, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो यहां पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर जमा हो गया है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना चाहेगा, लेकिन जाने के लिए उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए एक कंडक्टर चाहिए। अब पानी तो कंडक्टर है नहीं, पानी है क्या कंडक्टर? नहीं है। अच्छा, वायर जोड़ देते हैं क्या यहां से यहां तक? नहीं, वायर भी नहीं जोड़ना है, हमें तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने का तरीका ढूंढना है। तो हम क्या करते हैं, इसको नजदीक ला देते हैं और छोड़ देते हैं इसे। तुमको जो करना है करो भाई। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहां से, इलेक्ट्रॉन आपस में इतना ज्यादा रिपेल करने लगते हैं ये लोग, ये जो इलेक्ट्रॉन आ गए यहां पर बहुत सारे, इतना ज्यादा रिपेल करने लगता है कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब दो चीज बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। कैसे बढ़ेगी देखो, P होता है
के Q1 Q2 बाय आर, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। दो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, दोनों मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव बन जाएगा। और जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा रिपल्सन, उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत बढ़ जाएगा और एक टाइम आता है इतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां तक पहुंचने लगता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है और इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां तक पहुंचने लगता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क। तुमने देखा होगा बच्चों, कभी कभी बिजली के बोर्ड में या फिर ट्रांसफार्मर में आग लगता है, वहां पे बहुत तेज चमक आता है, वहां से ब्राइटनेस आता है। तो वो जो चमक आता है, कभी कोई बोलता है ना शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट मतलब यही हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन का जंप यहां स्टार्ट हो गया। दो वायर इतना नजदीक आ गए थे, वो लगभग टच होने की कगार पर आ गए थे, इलेक्ट्रॉन ने एक से दूसरे पे जंप किया। इसी प्रोसेस में इलेक्ट्रिक आर्क, बिजली जो है वहां से तेज लाइट आता है वहां से। इस प्रोसेस में बहुत एनर्जी रिलीज होता है। इलेक्ट्रॉन जब जंप करके जा रहा होता है तो उसकी एनर्जी, खुद की एनर्जी लूज करके वो अपना एनर्जी पानी वगैरह को और आसपास के चीजों को दे देता है। तो बहुत ज्यादा एनर्जी जो रिलीज होता है इलेक्ट्रिक आर्क में, वो क्या करता है, इस दोनों, यहाँ जो दोनों टिप है, जो दोनों आर्क के नजदीक हैं, ये बहुत गर्म हो जाते हैं इंस्टेंटली। और वो इतना गर्म हो जाते हैं कि ये वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। तभी तुमने मान लो कि ये जो प्लेट्स है यहां से यहां तक, ये जो लगा हुआ है, ये गोल्ड का लगा हुआ है। किसका लगा हुआ है? गोल्ड का। एयू प्लेट्स। देखो इधर गोल्ड होना जरूरी नहीं है, जहां पर ये कांटेक्ट हो रहा है ना, इसके आसपास गोल्ड होना जरूरी है। तो मान लो अगर गोल्ड का प्लेट है, सिल्वर का प्लेट भी ले सकते हो। जिस चीज का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है उस चीज का प्लेट यहां पर तुम ले लोगे, ठीक है, उस चीज का प्लेट यहां पर ले लोगे, कोई दिक्कत? और यहां पर जब वेपराइज होने लगेगा गोल्ड, यहां का सॉलिड जब वेपर में बनने लगेगा, तो हुआ क्या, गोल्ड के एक टुकड़ा गोल्ड का था, मान लो यहां पर, सॉरी एक टुकड़ा नहीं बोला जाए, ऐसा सॉलिड बोला जाए, ये सॉलिड गोल्ड था, देखो प्लेट था। अब ये वेपराइज हो गया, इसका कुछ पोर्शन वेपराइज हो गया, तो क्या हुआ, इसके हर एक एटम अलग अलग चले गए। छोटा सा पोर्शन के वेपराइजेशन से बहुत सारे एटम अलग अलग हो गए। वेपराइजेशन मतलब गैस जैसा बनने लगा। लेकिन ये जो एटम्स अलग अलग गए, ये जा नहीं पाएंगे अलग अलग। सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है तो गर्म करो, गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो ठंडा करो। यही करते हैं ना। तो यहां पर जो गर्मी पैदा हुआ, यहां इलेक्ट्रिक आर्क के चलते, उसके चलते सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसके अंदर जो पानी है वो इतना ठंडा है। क्यों ठंडा है पानी? क्योंकि बर्फ का जैकेटिंग है। इसके अंदर पानी जो भरा हुआ है वो इतना ठंडा है कि ये सब जो एक एक टुकड़ा है ना, एक एक एटम, ये दूर भागता है। ऐसे गैस बना, जैसे ही गैस बना या ऐसे दूर गया, दूर तो गया, बड़ा तेजी से निकल रहा था, लेकिन जाते जाते उसका स्पीड स्लो हो गया। फिर क्या हुआ, 4-5 मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हो गए, सॉलिडिफाई होने की कोशिश किए। लेकिन फिर सभी लोग एक साथ सॉलिडिफाई होकर के एक छोटा सा टुकड़ा नहीं बने, 4-5 इधर सॉलिडिफाई हो गया, 10-20 एक दूसरे जगह सॉलिडिफाई हो गया, 30-40 एक दूसरे जगह सॉलिडिफाई हो गया, कुछ और कहीं सॉलिडिफाई हो गया। ये अलग अलग ग्रुप्स बन गए। और ये जो ग्रुप्स हैं, इसमें क्या हुआ है कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा था, तो तुम सोचो ये जो वेपर बना होगा, इसके अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन भी होंगे, कुछ ना कुछ, जो जंप कर रहे थे। तो जब ये 4 एटम का ग्रुप बन रहा था, तो बीच में एक इलेक्ट्रॉन गलती से कैप्चर हो गया। हो सकता है नहीं भी हुआ होगा, लेकिन कई सारे ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाते हैं। किसी में 1 इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाएगा, किसी में 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाएगा। यानी कि 200-300 एटम का ग्रुप बनेगा, उसमें 2-4 इलेक्ट्रॉन भी कैप्चर हो सकता है। जिसमें कैप्चर नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन, वो सब जो पार्टिकल है वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा, इस डब्बे में, इधर नीचे।
और जिसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो गया है ये लोग नीचे नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग आपस में, ये टुकड़ा इस टुकड़े को रिपेल करने लगेगा, ये टुकड़ा इस टुकड़े को रिपेल करने लगेगा, ये टुकड़ा इस टुकड़े को रिपेल करेगा, और इस तरीके से ये लोग आपस में रिपेल करेंगे तो आपस में लोग कभी नजदीक नहीं बैठेंगे। ये सब लोग आके नीचे सेटल नहीं कर सकते, ये इस सोल्यूशन में घूमते रहेंगे और तुम्हें मिल गया गोल्ड सॉल्व। कोई दिक्कत? तो देखो बच्चों, इस दुनिया में एक बड़ा टुकड़ा पाना भी बहुत आसान है। जैसे कोई गोल्ड का बड़ा टुकड़ा तुम जाओ दुकान में खरीद लो। अच्छा, इस दुनिया में चीजों को के हर एक एटम को अलग अलग करना भी आसान है। कैसे? गोल्ड को खूब गर्म कर दो, वेपर बन जाएगा, हर एक एटम अलग अलग हो गया। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि गोल्ड का न तो हमें बड़ा टुकड़ा चाहिए, क्योंकि बड़ा टुकड़ा को पानी में डालोगे तो वो सेटल कर जाएगा, कोलाइडल नहीं बन पाएगा। तुम ये भी नहीं चाहते हो गोल्ड का हर एक एटम अलग अलग हो जाए, वेपर बन जाए। तुम चाहते हो कि गोल्ड के जो एटम्स अलग अलग हों, 200 300 एटम का एक गुच्छा बन करके रहे। क्लियर है ना? तुम चाहते हो वो जो गुच्छा हो उसका साइज स्पेसिफिक 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में ही रहे, ना तो 1 नैनोमीटर से छोटा हो और ना ही 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो। ये काम मुश्किल है। इसके लिए हमने क्या किया, हमने यहां पर दो मेथड अपनाया। देखो, एक ही डब्बे के अंदर दो काम चल रहा था। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास एक बड़ा टुकड़ा था गोल्ड का, एक बड़ा सा टुकड़ा था। उस टुकड़े से हर एक एटम को अलग अलग कर दिए, यानी कि डिकम्पोज कर दिए, डिसइंटीग्रेट कर दिए। ठीक है ना? डिकम्पोज मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिए। और फिर क्या किए, हर एक एटम अलग अलग गया। अब उसमें से 50-60 एटम का ग्रुप बनाते चले गए। कैसे ग्रुप बनाए? तो गर्म करके डिकम्पोज किए थे, वेपराइज किए थे, और ठंडा पानी था, उस ठंडे पानी के प्रकोप में आकर के उसके प्रभाव से 100-100 200 एटम का कहीं कहीं ग्रुप बन गया है, तो कंडेंस हुआ है। यहां देखो, दो प्रोसेस एक साथ हुआ है। पहले बड़े टुकड़े गोल्ड से उसका डिस्पर्सन, डिस्पर्सन मतलब छोटे छोटे पार्ट में टूट करके सारे मॉलिक्यूल दूर दूर भागे थे, सारे एटम्स दूर दूर भागे थे। डिस्पर्सन बोल सकते हो, या इसको डिसइंटीग्रेशन बोल सकते हो, या डिकम्पोजिशन बोल सकते हो। पहले डिकम्पोजिशन हुआ है, डिसइंटीग्रेशन हुआ है, डिस्पर्सन हुआ है। बड़ा टुकड़ा छोटे छोटे पार्ट के लेके एटॉमिक फॉर्म में टूट गया। उसके बाद 200 300 एटम का ग्रुप बना, इसको बोलोगे कंडेंसेशन। ठीक है? तो ये दो प्रोसेस हुआ है और तब जाकर के तुम्हें गोल्ड का सॉल्व मिल गया है। ये डायग्राम बना लो बच्चों, और डायग्राम अगर बना लिए हो उसके बाद लिखो। लिखोगे, इन दिस प्रोसेस 2 steps are involved. In this process 2 steps are involved. कौन कौन से स्टेप? तो पहला है डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड गोल्ड इनटू एटॉमिक फॉर्म। डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड गोल्ड इनटू एटॉमिक फॉर्म। इसको चाहो तो तुम डायग्राम के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड गोल्ड इनटू एटॉमिक फॉर्म, ऐसे। ये तुम्हारे पास सॉलिड गोल्ड था, उसका डिकम्पोजिशन हो गया। ये आप बोल सकते हो डिस्पर्सन हो गया। किसमें बन गया? एटॉमिक फॉर्म में बन गया। ये क्यों हुआ है बताओ? ये इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होने के चलते हुआ है, गर्मी के चलते। और फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या है? कंडेंसेशन। उसमें क्या हुआ है? उसमें ग्रुप बन गए, 50 60 70 एटम्स का अलग अलग ग्रुप बन गया। और ये ग्रुप बनते समय बीच बीच में इलेक्ट्रॉन भी कैप्चर हो गया है। तो ये दो प्रोसेस इन्वॉल्व है। पहला लिख लोगे डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड गोल्ड इनटू एटॉमिक फॉर्म, और दूसरा है कंडेंसेशन ऑफ एटॉमिक गोल्ड,
ये एटॉमिक फॉर्म है, जिसको तुम गोल्ड वेपर भी बोल सकते हो, गोल्ड वेपर। ठीक है। और उसका दूसरा तरीका क्या है कि कंडेंसेशन ऑफ गोल्ड वेपर, कंडेंसेशन ऑफ गोल्ड वेपर या एटॉमिक फॉर्म इनटू एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स मतलब 100 एटम का जमावड़ा, गुच्छा, इनटू एग्रीगेट्स ऑफ कोलाइडल साइज रेंज, इनटू एग्रीगेट्स ऑफ कोलाइडल साइज रेंज। ठीक है बच्चों, तो ये गोल्ड बनाने का यानी कि मेटल सॉल्व बनाने का यही तरीका है। कौन से सॉल्व बनाने का? मेटल सॉल्व। जैसे गोल्ड सॉल्व हो गया तुम्हारा, सिल्वर सॉल्व, यही दो सॉल्व बनाते हैं जनरली मेटल में। इस बनाने का यही तरीका है, ब्रिडिक्स आर्क मेथड। इसमें एक और बात लिख लो, ईच एग्रीगेट कोलाइडल पार्टिकल, each aggregate colloidal particle, पानी था दीजिएगा, each aggregate colloidal particle acquires or captures electron, captures electron, the charge on, sorry, captures electron, उसका लिखोगे सेम टाइप ऑफ चार्ज ऑन ईच कोलाइडल पार्टिकल, हर एक कोलाइडल पार्टिकल पर सेम टाइप के चार्ज हो जाते हैं। द सेम टाइप ऑफ चार्ज ऑन ईच कोलाइडल पार्टिकल, द सेम टाइप ऑफ चार्ज ऑन ईच कोलाइडल पार्टिकल, ईच कोलाइडल पार्टिकल, same type of charge on each colloidal particle prevents them from settling down, prevents them from settling down, ये लोग सेटल करके नीचे ना बैठ जाए, कोलाइडल ब्रेक ना हो जाए, उससे बचाता है। क्या बचाता है? सबके ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों नेगेटिव चार्ज आ गया है? इलेक्ट्रॉन कैप्चर के चलते। सेम टाइप ऑफ चार्ज ऑन ईच कोलाइडल पार्टिकल प्रिवेंट्स देम फ्रॉम सेटलिंग डाउन, और this charge is only responsible for stability, or this charge is only responsible for responsibility, sorry, only responsible for stability, this charge is only responsible for stability। यही चार्ज है जो हर एक पार्टिकल पर सेम नेचर का चार्ज आया है, इसी के चलते लायोफोबिक सॉल्व स्टेबल होता है। कैसा होता है? स्टेबल होता है। ठीक है बच्चों, एक बात और लिख लोगे, ऑल मेटल सॉल्व, मेटल के जितने भी सॉल्व होंगे वो नेगेटिव चार्ज सॉल्व होते हैं, यानी हर एक पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज होता है। ऑल मेटल सॉल्व्स आर नेगेटिव चार्ज सॉल्व, ऑल मेटल सॉल्व्स, सॉल्व्स मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन, ऑल मेटल सॉल्व्स आर नेगेटिव चार्ज सॉल्व, सभी मेटल सॉल्व नेगेटिवली चार्ज सॉल्व होते हैं, उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। देखो अब तुम्हें एक बात समझ में आ रहा होगा कि लायोफिलिक सॉल्व स्टेबल होता है क्योंकि सॉल्वेंट सोल्यूट का आपस में इंटरेक्शन होता है। सोल्यूट सॉल्वेंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर घुला हुआ रहता है। लायोफोबिक में सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर क्यों घुला रहेगा? कोई अट्रैक्शन तो है नहीं सोल्यूट सॉल्वेंट का, तो इसी के चलते घुला रहता है, क्योंकि भले ही सॉल्वेंट से सोल्यूट का कोई अट्रैक्शन ना हो, पर सोल्यूट का आपस में नहीं बनता है। ये सोल्यूट के पार्टिकल आपस में जुड़ करके बड़े पार्टिकल बना लें, इतने बड़े हो जाएं कि वो बड़ा सा टुकड़ा बन जाए सॉलिड, जिस पर ग्रेविटी का इफेक्ट लग जाए और वो नीचे बैठ जाए। नीचे बैठ गया तो सोल्यूशन खत्म। नीचे बैठने के लिए इन सबको आपस में जुड़ना होगा, भारी बनना पड़ेगा ताकि ग्रेविटी इन पर फोर्स लगा सके ज्यादा अमाउंट में। आपस में जुड़ ही नहीं सकते हैं, तो बेचारे के पास क्या है, सॉल्वेंट से कोई अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन आपस में इतना रिपल्सन है कि इनको सॉल्वेंट के कांटेक्ट में ही रहना पड़ता है, ये नीचे सेटल डाउन नहीं कर सकते हैं।
इसीलिए आपस में कभी एक दूसरे से बैर नहीं रखना चाहिए, वरना दुश्मनों से भी दोस्ती करनी पड़ेगी। अगर आपस में दोस्तों से दुश्मनी कर लोगे तो दुश्मनों से दोस्ती करना पड़ेगा। समझ गए? खैर, ये ऐसे ही मैं बता रहा था, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड बात नहीं है। ठीक है बच्चों, ऑल ये भी लिखती हो ना, ऑल मेटल सॉल्ट्स आर नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट। एक और तरीका है कोलाइडल सॉल्ट बनाने का, इसको लिख लो, फिर हम मिटा दें इसको। बच्चों देखो, एक और तरीका है कोलाइडल सॉल्ट बनाने का, और वो है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन का डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, क्या है पहले समझो होता कैसे है, पेप्टाइजेशन है क्या। देखो, तुम्हें पता है एक रिएक्शन होता है, क्या रिएक्शन? AgNO3 पानी में घुलनशील होता है, इसलिए इसको एक्वस लिखते हैं। इसको पानी में डालते हैं, ये दो पार्ट में टूट जाता है, Ag प्लस और NO3 माइनस, और प्लस NaCl, ये भी पानी में घुलता है, इसको भी पानी में डालोगे तो दो पार्ट में टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस। लेकिन इस दोनों को, ये पानी में टूट गया, ये भी टूट गया, लेकिन यहां से जो Ag प्लस निकलता है और यहां से जो Cl माइनस निकलता है, जब ये दोनों जुड़ते हैं, जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, नजदीक आते हैं, तो बनता है AgCl, और ये पानी में नहीं घुलता है, और इसका बन जाता है प्रेसिपिटेट। कोई दिक्कत? और प्लस NaNO3, ये भी पानी में घुला ही रहता है। कोई दिक्कत? इस रिएक्शन को समझो, रिएक्शन को लिखा तो हमने ऐसे है कि AgNO3 एक साथ है, पर एक्चुअली जब तुम देखोगे पानी में तो AgNO3 एक साथ नहीं रहता है, Ag प्लस अलग ही घूमता रहता है, और NO3 माइनस अलग ही घूमता रहता है। वैसे ही Na प्लस अलग ही घूमता रहता है, और Cl माइनस भी अलग ही घूमता रहता है। लेकिन AgCl, जब AgCl के नजदीक आता है, तब दोनों का अलग अलग घूमना फिरना बंद हो जाता है, तब ये दोनों एक ही गाड़ी पर बैठकर चलते हैं, यानी ये दोनों एक साथ रहते हैं हमेशा, इसीलिए बोलते हैं ये दोनों का प्रेसिपिटेट बन गया। लेकिन ये दोनों एक साथ कभी जुड़ते नहीं है। लेकिन हम लोग रिएक्शन जब दिखा रहे हैं इस तरीके से कि Ag चला गया किसके साथ, Cl के साथ, तो हम बैलेंस दिखाने के लिए, सब कुछ ओवरऑल ठीक ठाक दिखे, हम NaNO3 को भी एक साथ दिखा देते हैं। लेकिन तुम तक गलत मैसेज ना पहुंच जाए कि भाई NaNO3 एक साथ है क्या, एक साथ नहीं है, इस बात को दर्शाने के लिए बगल में एक्वस लिख देते हैं। ये मत समझना कि NaNO3 एक साथ जुड़ गया है। NaNO3 को एक साथ इसलिए दिखाया ताकि चीजें ओवरऑल बैलेंस्ड दिखे, कि Ag अगर Cl के साथ आया तो NaNO3 के साथ चला गया। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन है। लेकिन एक्चुअली इसमें रिएक्शन सिर्फ Ag प्लस और Cl माइनस के साथ हुआ है, और इसका बन गया है प्रेसिपिटेट। कोई दिक्कत? लेकिन अब देखो, ये जो प्रेसिपिटेट है, ये तुमको एकाएक AgCl 1 kg नहीं बना लेना है, तुमको बनाना है AgCl के एक एक मॉलिक्यूल अलग अलग टाइम पर बनाना है, ताकि वो जो एक एक मॉलिक्यूल हो वो आपस में जुड़ ना जाए। तुरंत जुड़ जाएगा तो क्या होगा, बड़ा सा मॉलिक्यूल बनेगा, इतना बड़ा टुकड़ा बन जाएगा, और उसमें क्या होगा, ग्रेविटी का इफेक्ट लग जाएगा, और फिर वो नीचे बैठ जाएगा। तो तुम्हें करना ये होगा कि जैसे तुमने इधर NaCl ले लिया एक कंटेनर में, क्या ले लिया, एक कंटेनर में NaCl एक्वस ले लिया, यानी कि बहुत सारा Na और बहुत सारा Cl तुमने ले लिया। NaCl लेने का मतलब ये जुड़ा तो रहेगा नहीं पानी में, मतलब तुमने बहुत सारा Na प्लस ले लिया और बहुत सारा Cl माइनस ले लिया। अब तुमने क्या किया, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, क्या कर रहे हो, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप तुमने AgNO3 ऐड करना स्टार्ट किया।
AgNO3 मतलब एक ड्रॉप पहले डाला, फिर वेट किया, फिर एक दूसरा ड्रॉप, फिर वेट किया, फिर एक ड्रॉप, फिर वेट किया। एकाएक अच्छा हड़हड़ा के नहीं डाल दिया, समझ गया ना, धीरे धीरे तुमने डाला इसको। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला। देखो हड़हड़ाना जैसा शब्द हम यूज नहीं करते हैं, ये तुम लोगों को बनारस का फील आ जाए इसलिए बता रहा है। तो देखो Ag प्लस NO3 माइनस, तुमने देखो NO3 माइनस तो पानी में देखो पहले भी घूम रहा था और बाद में भी ये घूमता ही रहा, क्योंकि NaNO3 का मतलब Na प्लस अलग घूम रहा है और NO3 माइनस अलग घूम रहा है। तो NO3 माइनस तो बेचारा अपना घूमता ही रहता है। होता क्या है, इधर भी Na प्लस भी अपना घूमता रहता है। इधर का जो Cl माइनस है, ये Cl माइनस इधर बहुत सारा है और ये बहुत सारा Cl माइनस में एक Ag प्लस एंटर किया, क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है ना ये AgNO3। पहले एक ड्रॉप डाले तो एक Ag प्लस गया। अरे हो सकता है 10-15 चला गया होगा Ag प्लस, कोई दिक्कत नहीं। 50-100 भी चला गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहां पर Ag प्लस अगर 100 गए हैं तो NaCl तो अरबों है ना, सॉरी Cl माइनस तो अरबों है यहां पर। तो हुआ क्या कि एक Ag प्लस अंदर गया और इधर से लाखों करोड़ों Cl माइनस उससे जुड़ के प्रेसिपिटेट बना लेंगे, इसके लिए दौड़े सब। तो क्या हुआ, जब दौड़े तो एक Cl माइनस तो इस तक पहुंच करके इससे बॉन्ड बना लिया, बन गया AgCl। लेकिन जो बाकी Cl माइनस थे वो क्या करेगा, वो Cl माइनस, अब देखो ये जो बॉन्ड है ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है AgCl का। तो Ag पर कौन सा चार्ज होगा, डेल्टा प्लस होगा। चलो एक काम करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं हम। तो ये AgCl तो बना, AgCl कैसा है, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है AgCl का। तो Ag के ऊपर आ गया डेल्टा प्लस। तो जो बाकी Cl माइनस है, जो बचे हुए Cl माइनस हैं, वो क्या किया, इस Ag प्लस के बगल में यहां पर देखो ये Cl माइनस कुछ कुछ जुड़ गया, एक नया लेयर बना लिया। ये लोग बॉन्ड नहीं बना पाए लेकिन जुड़ तो सकता है बगल में। अरे एक Ag एक Cl में बॉन्ड बन गया प्रॉपर, जो दूसरे Cl माइनस थे वो Ag प्लस से हल्का हल्का अट्रैक्शन फील कर रहा है तो जुड़ गया। तो ये देखो ये एक और लेयर बन गया एटम्स का। ठीक है, तो ये देखो ये जो पूरा बन गया, ये पूरा एक कोलाइडल पार्टिकल बन गया है। कैसा कोलाइडल पार्टिकल बना है, ये नेगेटिव सॉल्व बना है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, नेगेटिव सॉल्व बना है बच्चे। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा एक्चुअल मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के ऊपर एक और लेयर बन गया है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड लेयर। जो लेयर इसके ऊपर फिक्स्ड हो गया, फिक्स्ड लेयर। कोई दिक्कत, कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा Ag प्लस वगैरह अगर कहीं है बचा हुआ तो उसका एक लेयर इसके ऊपर बन जाता है, Cl माइनस के ऊपर, इसकी इस लेयर के ऊपर। यहां पे देखो कुछ Ag प्लस, इधर डेल्टा Ag प्लस, सॉरी Ag प्लस आ गया इसके ऊपर कुछ। इनफैक्ट Ag प्लस ज्यादा है नहीं, क्यों ज्यादा नहीं है, क्योंकि Ag प्लस तो तुम ऊपर से डाल रहे हो, लेकिन कभी कभी एक आध एक्स्ट्रा बचा तो ऊपर में आ जाता है। लेकिन ये Ag प्लस जो ऊपर वाला लेयर बनाता है, ये लेयर परमानेंट नहीं रहता है, क्योंकि Ag प्लस बहुत कम है ना, Ag प्लस तुम ऊपर से डाल रहे हो, ये कम है Ag प्लस। तो कभी कभी एक आध कुछ जुड़ गया, कुछ हट भी जाता है, तो ये एक और लेयर बनता है कभी कभी, जिसको टेम्पररी लेयर है और उसको बोलते हैं मोबाइल लेयर। मोबाइल मतलब ये मूव कर सकता है, कभी भी ये लेयर हट सकता है। तो एक्चुअल कोलाइडल पार्टिकल जो है तुम्हारा वो यही लेयर तक है, फिक्स्ड लेयर तक एक्चुअल कोलाइडल पार्टिकल है। ये एक मोबाइल लेयर कभी कभी ऊपर में बन भी सकता है। ठीक है बच्चों, कभी वो हट भी जाता है, इसीलिए उसका नाम है मोबाइल लेयर और टेम्पररी लेयर बोल सकते हो। तो इस तरीके से कोलाइडल पार्टिकल। फिर दूसरा Ag प्लस आया, फिर बहुत सारे Cl माइनस उसको घेरने के लिए दौड़े। तो हो क्या रहा है, जो प्रेसिपिटेट बन रहा है AgCl का, ये प्रेसिपिटेट एकाएक बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ बनके एक बड़ा सा प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म कर रहा है। धीरे धीरे एक बार प्रेसिपिटेट इस कॉर्नर में बन गया तो दूसरा प्रेसिपिटेट यहां पे किसी कॉर्नर में बना दिए तुम एक ड्रॉप डाल के, तीसरा प्रेसिपिटेट यहां बना दिए, चौथा पार्टिकल यहां बना दिए, पांचवा पार्टिकल यहां,
इस तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रेसिपिटेट के पार्टिकल बन रहे हैं। कोई दिक्कत? तो फिर फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, जो प्रेसिपिटेट अभी तुरंत बन रहा है उसको, लेकिन हम क्या, हम इंटेलिजेंस किसमें लगा रहे हैं? हम इंटेलिजेंस लगा रहे हैं कि ये सारा प्रेसिपिटेट एक जगह ना बन जाए, ये सारे पार्टिकल एक जगह बन जाए, ताकि ऐसा ना हो कि वो जुड़ जाए आपस में, क्योंकि आपस में जुड़ा तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो ग्रेविटी का फोर्स लग जाएगा। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने का जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। लिख लो, पेप्टाइजेशन इज मेथड ऑफ formation of colloidal solution from freshly prepared precipitate. Preparation of colloidal from freshly prepared precipitate. और फिर ये तुम लिख लोगे, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि NaCl सॉल्यूशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप AgNO3 डालते हो। लिख लो, when AgNO3 aqueous is added drop by drop in NaCl aqueous. When AgNO3 aqueous is added drop by drop in NaCl aqueous, negatively charged colloidal इसको देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं AgCl के बगल में Cl का लेयर, ऐसे Cl माइनस, इस तरीके से इस कोलाइडल को रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल AgCl-Cl माइनस इज फॉर्म्ड। ठीक है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल AgCl के बगल में Cl माइनस। हमने बताया है कि ये जो लेयर होता है Cl माइनस के ऊपर वाला लेयर, ये लेयर टेम्पररी बनता है और कभी हट भी सकता है, कभी रह भी सकता है, इसको बोलते हैं मोबाइल लेयर। ये लेयर को कोलाइडल पार्टिकल में काउंट नहीं करते हैं, यहीं तक कोलाइडल पार्टिकल में काउंट करते हैं। AgCl के ऊपर में Cl माइनस के लेयर बन गए। कोई दिक्कत बच्चों? एक क्वेश्चन लिखो, what will happen if NaCl aqueous is added drop by drop? NaCl aqueous is added drop by drop in AgNO3 aqueous solution. AgNO3 aqueous solution यानी पहले तुम देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या किए थे, इस वाले सॉल्यूशन जब बनाए थे तो हमने NaCl का यहां पे लिया था, पहले सॉल्यूशन ले लिया, ऊपर से AgNO3 डाले ड्रॉप बाय ड्रॉप। मेरा क्वेश्चन अभी है कि पहले तुम AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन ले लो और उसमें डालो NaCl ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो क्या होगा? क्या यही वाला कोलाइडल बनेगा? रिएक्शन तो यही जैसा ही दिखाई देगा, पर कोलाइडल क्या यही वाला बनेगा, नेगेटिवली चार्ज ही बनेगा या फिर कुछ अलग होगा? इस क्वेश्चन का जवाब तुम लोग सोचोगे, ढूंढोगे, पता करोगे और अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे तब हम लोग आपस में इसका डिस्कशन करेंगे। अगर आपसे नहीं बना तो हम अगले क्लास में बताएंगे इसको। ठीक है, थैंक यू।